तो अभी तक हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्टडी कर ली। हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल का रिलेशन भी जाना, इक्वेशन जाना, कैसे क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करा जाएगा, और साथ में ये जाना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड होता है। आज हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या है। इस एप्लीकेशन में कुछ कॉमन एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे कई बार न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, दैट इज फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन ऑफ स्विमर। फील्ड ऑफ विजन ऑफ स्विमर, एक स्विमर अगर हम कंसिडर कर लें जो कि किसी रिवर या किसी लेक, पॉन्ड, स्विमिंग पूल में सरफेस से किसी डेप्थ में है, और अगर वो सरफेस से किसी डेप्थ में है तो वो जब एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग को एट द सरफेस देखना चाह रहा है तो जो एरिया उसे दिखाई देगी, जिस एरिया के अलोंग वो चीज़ों को देख पाएगा वो क्या है, उसी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे फील्ड ऑफ विजन में। इसको समझने के लिए मान लिया जाए हमने कहा कि ये हमारा एक मीडियम है, जिस मीडियम में हमने कह लिया कि दिस इज द स्विमर, एक स्विमर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं फील्ड ऑफ विजन ऑफ स्विमर या फिश। फिश हम कंसिडर कर सकते हैं कि एट द डेप्थ, किसी डी डेप्थ में फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, वो कितने डेप्थ में है, डी डेप्थ में। अब इस डी डेप्थ में एक स्विमर या फिर एक फिश है और ये हमने कह लिया दिस इज अ ररर मीडियम। ये हमारा क्या है, ररर मीडियम, और इट इज़ इन वाटर, सो इट इज़ अ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग जस्ट अबव द इंटरफेस। तो ये हमने एक डेंसर मीडियम कंसिडर कर लिया और उस डेंसर मीडियम में हमारा ये स्विमर या फिश है, कितने डेप्थ में, डी डेप्थ में। तो अब अगर ये स्विमर या फिश ररर मीडियम में एटमॉस्फेयर मीन्स स्पेस जस्ट अबव द सरफेस ऑफ वाटर देखना चाहता है तो उसे जो एरिया दिखाई देगी, जिस एरिया में वो विजुअलाइज करेगा, उस एरिया का रेडियस कितना होने वाला है, इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और क्यों, अगर हमें रेडियस पता चल जाएगा तो रेडियस को हम सर्कुलेट कर देंगे और हमें वो एरिया मिल जाएगा जिस एरिया में हमारे ये जो डेप्थ ऑफ द ओशन बेल्ट है, जो भी फिश कह ले या स्विमर कह ले, वो कितना उसका विजन होगा, फील्ड ऑफ विजन कितना है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हमने इस टॉपिक को स्टडी करना है। देखा जाए तो अगर हम यहाँ से कह लें कि यहाँ से एक लाइट अगर निकलती है, मान लिया जाए ये हमारा स्विमर है, स्विमर अगर ऊपर देखना चाहता है तो अगर यहाँ से हमने लाइट को ऐसे भेजा तो हम कहेंगे ये लाइट ऐसे जा सकती है, और भी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो ये लाइट यहाँ पे जाके ऐसी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि जो एरिया स्विमर देख पाएगा उस एरिया के लिए उसके सरफेस ऑफ इंटरफेस पे जो एंगल बनना चाहिए, दिस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो अगर हम ये कह ले कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए ये स्विमर है, स्विमर ने एज स्विमर के आई से एक रे इंसिडेंट हुई और वो इंसिडेंट होते हुई मीडियम पे जाके दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है दैट इज इंटरफेस, उस पर टकराई, और टकराने के बाद अगर वो 90 डिग्री से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना के 90 डिग्री से अगर चली गई तो दिस इज द मैक्सिमम रीजन जिसमें वो स्विमर या फिश चीज़ों को देख सकती है। नाउ इसी तरीके से इस रीजन में भी होगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जब हमारी लाइट 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट होती है, 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को
हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड दैट एंगल कौन सा होना चाहिए? ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। तो अगर यह एंगल हम थीटा सी कह लें, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ बच्चों? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। ये हमने कहा कि एक लाइट उसके स्विमर के आँख से निकली जो ए पे जाके टकराई, और ए पे टकराने के बाद लाइट अगर पैरेलल टू इंटरफेस चली गई है, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम कितना होना चाहिए? तो हम कहेंगे इट विल इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। तो ये हमने थीटा से इधर रखा। दूसरी लाइट निकली और जो जाके बी पॉइंट पे टकराई इंटरफेस पे, और वो भी 90 डिग्री से चली गई, तो हम कह सकते हैं कि ये वो रीजन हो सकता है जिस रीजन में फील्ड ऑफ विजन हो सकता है जिसमें एक स्विमर चीज़ों को देख पाएगा। अब इसी तरीके से ये तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, अदरवाइज यूँ एक रे निकली है वो रिफ्लेक्ट हो गई तो ये वाला एरिया, इसी तरीके से इस एरिया को लेके अगर हम ऐसे सर्कल बनाएं तो हम देखेंगे यहाँ पे एक हमारे आउटसाइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक सर्कल बनेगा, और उस सर्कल को ही हम कहेंगे फील्ड ऑफ विजन। तो जो फील्ड ऑफ विजन उसका है, उसकी रेडियस कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हम देखेंगे कि रेडियस कितना है। इसके लिए हमने कहा कि लेट द डेप्थ, जिस डेप्थ में हमारा स्विमर है वो डेप्थ है दी, एंड द सेपरेशन बिटवीन ए एंड दिस लाइन विच इज जस्ट, अच्छा एक और रे अगर निकले तो वो रे सीधे ऐसे परपेंडिकुलर अगर आ रही हो तो सीधे चली जाएगी। तो हमने इस पॉइंट को कह लिया दिस पॉइंट इज सी। सो अगर हम ए और सी के बीच में सेपरेशन कहें तो हम कह सकते हैं बच्चों, द सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी इज द रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ विजन। तो लेट आर इज द, आर क्या है? आर इज रेडियस ऑफ एरिया ऑफ विजन। किसका एरिया ऑफ विजन? स्विमर का एरिया ऑफ विजन का रेडियस है। तो रेडियस हम कह सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू ए सी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी या सी बी, ये कह ले। नाउ अब अगर यहाँ पे एंगल हमारा थीटा सी है तो यहाँ का एंगल कितना होना है? दिस विल ऑल्सो थीटा सी। सो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं लेट द ऑब्जर्वर इज एट, स्विमर इज एट ओ। तो ओ सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो हम कहेंगे ओ सी इज इक्वल्स टू डी, डेप्थ दी है, एंड एंगल जो बन रहा है यहाँ पे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी है? तो हम बोलेंगे दिस विल इक्वल्स टू थीटा सी। नाउ अब अगर हम यहाँ पे टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएं तो हम कह सकते हैं टेंजेंट थीटा सी इज इक्वल्स टू व्हाट? तो हम कहेंगे टेंजेंट का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस विल इक्वल्स टू बी सी, एंड बी सी अपॉन बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और बेस इज इक्वल्स टू डेप्थ दैट इज ओ सी। अगर इसको पुट करें तो बी सी के जगह पे हम आर रख सकते हैं और ओ सी के जगह पे क्या रख सकते हैं? डी। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब आगे अगर देखा जाए तो हमारे रिलेशन में हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे साइन थीटा अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी और हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ओ बी, ओ बी, और बी सी की वैल्यू कितनी है? आर के बराबर। और ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर ये डी है और ये आर है तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगी, पाइथागोरस अगर हम अप्लाई करें तो दिस विल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। नाउ अब अगर हम क्रिटिकल एंगल का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करें तो हमें मालूम है कि साइन वैल्यू ऑफ थीटा सी
जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। और अगर हम ये वैल्यू साइन थीटा सी की पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हम पाएंगे आर अपॉन वेयर इज आर, बी सी। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सही तो है, तो कहाँ से मिस्टेक कर रहे हैं हम, पॉज करें जरा तो। अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज सिंपली इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। और अगर हम इस रिलेशन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट रेयर मीडियम को मैंने सिंपली म्यू लिख रखा है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसके पास भेज दे तो हम कह सकते हैं आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर रूट को कैंसिल हम स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो दिस इक्वल्स टू आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इस रिलेशन को फिर से सॉल्व करें बच्चों तो हम पाएंगे यहाँ से म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हमको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को राइट साइड लेफ्ट साइड भेजे तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। सो आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो दिस विल इक्वल्स टू, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। और सिंपली रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, रेडियस ऑफ विजन का फॉर्मूला आएगा दिस विल इक्वल्स टू रूट ऑफ डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हम कैलकुलेट कर लिए कि व्हाट विल बी द रेडियस। सो फील्ड ऑफ विजन ऑफ अ स्विमर में रेडियस ऑफ विजन कितना आया, तो रेडियस ऑफ विजन हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन हम लोग पाए हैं बच्चों, आर, जिस रेडियस में वो देख पाएगा उसका फॉर्मूला आया है बच्चों डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर हम कहें कि ये जो रेडियस ऑफ विजन तो निकाल लिया, अब एरिया ऑफ विजन कैलकुलेट करना हो तो एक सिंपल हम फॉर्मूले जानते हैं, एरिया ऑफ विजन का फॉर्मूला हो जाएगा दिस विल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और इट विल इक्वल्स टू पाई और आर का स्क्वायर जिसको हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, एंड दिस विल ऑल्सो रिटर्न एज पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हम एरिया का भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब आपसे मैं अगर पूछूं कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड डी इफ द मीडियम इज वाटर, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इट विल बी 4/3। तो हम 4/3 के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये मीडियम ग्लास होता तो क्या होगा, तो इस सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। रेडियस ऑफ विजन क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ विजन फॉर एनी डी डेप्थ व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2। 3/2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हम कहेंगे ग्लास का होता है। एंड उसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आर फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी व्हेन म्यू इज इक्वल्स टू 4/3 एंड दिस इज फॉर वाटर। तो ये दो न्यूमेरिकल्स हम इजीली इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं कितने विजन में वो देख पाएगा एक पर्टिकुलर डेप्थ के लिए। ठीक है, तो हमारे इस प्रॉब्लम में डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, हमने रेडियस का रिलेशन डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी कैलकुलेट कर लिया है। तो ये एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये रेडियस एक पर्टिकुलर रेडियस तक का ही एरिया में किसी चीज़ को देखा जा सकता है अगर हमारा स्विमर या फिश इनसाइड सरफेस ऑफ वाटर हो एट सम पर्टिकुलर डेप्थ। ओके, अब अगली चीज़ जानेंगे बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे एंड दैट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर। तो को क्या जानना है बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर। एक ऑप्टिकल फाइबर
एक ऐसा एक टाइप्स ऑफ वायर होता है जिसका यूज़ करते हैं हम हाई रेट में अगर सिग्नल का ट्रांसफ़र करना हो तब, ठीक है। साथ में जब हम ये चाह रहे हो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ हमारी लॉस ना हो तो हम किसको यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को। ये एक टाइप्स ऑफ वायर है। अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं हम लोग जनरली इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द इक्विपमेंट ऑफ सैटेलाइट और अ डिवाइस विच रिक्वायर हाई डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक फॉर्म ऑफ वायर है। जनरली ये वायर हाई इंटेंसिटी हाई क्वालिटी ग्लास से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है बच्चों, मेड अप ऑफ हाई इंटेंसिटी और हाई क्वालिटी ग्लास, हाई क्वालिटी ग्लास से। अब हम ये जानेंगे कि इसके थ्रू सिग्नल का ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इसी को बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका पहले तो इसके कंस्ट्रक्शन को हम जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। ये ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके से ग्लास का एक सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है, एक सिलेंड्रिकल कॉलम है। ये मान लिया जाए हमने एक ग्लास कंसीडर किया है और इस ग्लास के, ये मैं एक ग्लास कंसीडर करता हूँ जो इन द फॉर्म ऑफ किसके है, सिलेंडर के है। तो अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये एक हमने सिलेंड्रिकल ग्लास का सिस्टम कंसीडर किया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल ग्लास का सिस्टम है उसके अंदर, जो ग्लास का सिस्टम है उसके अंदर की डेंसिटी हम कंसीडर कर ले कि हमारे इसके सरफेस की डेंसिटी, लेट इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द कर्व सरफेस, और इस कर्व सरफेस को हम कहते हैं क्लैडिंग। इस कर्व सरफेस को हमने क्या कहा है, कर्व सरफेस को हमने क्लैडिंग का नाम दिया है, और कर्व सरफेस के अंदर का जो सिस्टम है उसे कोर कहा है। तो जनरली ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग से ये कंपोज होता है। अब कोर और क्लैडिंग क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे ग्लास, जो ग्लास का सिलेंडर हम कंसीडर कर रहे हैं, उस ग्लास के सिलेंडर के अंदर के मीडियम को हम लोगों ने अंदर के मीडियम को हम लोगों ने क्या कहा है, कोर, और ग्लास के सरफेस के ऊपर के मीडियम को हम, आउटर बाउंड्री के मीडियम को हम लोगों ने किसका नाम दिया है, क्लैडिंग। और इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग, कोर की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हम कहेंगे कोर और क्लैडिंग से बना हुआ है, सच दैट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ कोर इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ क्लैडिंग। क्लैडिंग की डेंसिटी से ज़्यादा होगा किसकी डेंसिटी, कोर की डेंसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एट दैट का सिचुएशन जब कोर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्लैडिंग से ज़्यादा होगी, तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डेंसर मीडियम है या सरफेस पे डेंसर मीडियम है। तो हमारा आंसर होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन क्लैडिंग, सो दिस रीजन इज डेंसर। इनसाइड दिस इज डेंसर and this cladding region is considered to be rarer, ठीक है। तो हमने ये अरेंजमेंट कंसिडर किया है, किस चीज़ का अरेंजमेंट है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए ऑप्टिकल फाइबर का अरेंजमेंट। अब ऑप्टिकल फाइबर में मैंने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया थ्रू एयर से मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया। लेट अस कंसिडर दिस इज अ लाइट इंसिडेंट और a signal incident in the form of light, and as it is moved from air to inside the core, there will be some refraction and the refraction cause like this. अब अगर इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कह ले, तो यहाँ अगर ये नॉर्मल कंसिडर करें तो ये जो एंगल बना है दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को हम क्या कह लेंगे बच्चों, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये जो डॉटेड लाइन में बना के रखा हूँ, लेट कंसिडर इट एज एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर। अब अगर हम कहें कि ये जिस एंगल से जाके हमारे क्लैडिंग के सरफेस को स्ट्राइक किया है, वो एंगल अगर क्रिटिकल एंगल हो या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो,
क्रिटिकल एंगल अगर हम कंसिडर कर ले तो हमारी जो लाइट होगी वो कैसे चली जाएगी, तो हम कहेंगे इट इज़ जस्ट पासिंग पैरेलल टू द सरफेस ऑफ क्लैडिंग, यूं लाइट चली जाएगी। नाउ यहाँ का जो एंगल बनना है वो एंगल कितना होगा, तो हम कहेंगे इफ दिस एंगल इज क्रिटिकल एंगल देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन क्लैडिंग विल बी 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे कह ले लेट हमने लाइट को ए पॉइंट से इंसिडेंट किया, दिस इज ए, लाइट जाके स्ट्राइक करी है बी पॉइंट पे, और ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल टू एक्सिस, उसको मैं सी नहीं, इसे मैं कुछ और नाम दे दूं, लेट इट विल बी कंसिडर्ड एज डी पॉइंट। सो फॉर द फर्स्ट इंटरफेस हम कहेंगे फॉर इंटरफेस ऑफ एयर एंड कोर, फॉर एयर एंड कोर इस सिस्टम ऑफ मीडियम के लिए, सिस्टम ऑफ मीडियम कौन सा होना चाहिए, एयर एंड कोर। हम अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इनटू साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन कोर। ठीक है बच्चों, ओके, ये तो क्लियर है। अब अगर हम कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है 1, सो ऐसे कंडीशन पे साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जिसको मैं पूरा लिख दूं CORE, क्योंकि कोर और क्लैडिंग में हमें कंफ्यूजन होने वाला होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इनटू साइन वैल्यू ऑफ आर। अब अगर हम इस फर्स्ट इंटरफेस के लिए अगर इसको स्क्वायर कर ले तो हम पाएंगे साइन स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आर। क्या किया हमने, स्क्वायरिंग किया और हमें एक इक्वेशन मिल गया। दिस इक्वेशन इज फ्रॉम द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड कोर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये हम कर इसलिए रहे हैं बच्चों कि हमें ये जानना है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेना से लाइट पास कर रही है तो हमें लाइट को कितने एंगल से इंसिडेंट करवाना होगा, यही जानना है हमें मालूम है क्या, हम इस पूरे सिस्टम में ये मालूम है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग एंड व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है और हमें ये भी मालूम है कि ये इसके थ्रू जो लाइट प्रोपगेट करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये एंगल थीटा सी से ज़्यादा हो जाए तो लाइट कैसे चले जाएगी, हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कॉज करेगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। यहाँ आने के बाद, टकराने के बाद फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये लाइट इसी तरह से प्रोपगेट करती चली जाएगी। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि हमें लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपगेट अगर करवाना है तो एंगल कितना होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और हमें गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और क्लैडिंग। तो उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। नाउ अब अगर कहें फॉर इंटरफेस, किस इंटरफेस की बात करेंगे, जो कोर को क्लैडिंग से सेपरेट कर रही है, फॉर कोर कम एंड क्लैडिंग इंटरफेस। कोर और क्लैडिंग के सिस्टम के लिए अगर बात करें तो यहाँ जो एंगल बना है वो एंगल साइन क्रिटिकल एंगल है और ये कहाँ हो रहा है, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर में हुआ है। स्नेल्स लॉ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, और हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इनटू साइन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लैडिंग में जो एंगल बना है वो कितना है, 90 डिग्री का। तो अगर हम यहाँ पे फॉर कोर क्लैडिंग सिस्टम देखें तो ये इक्वेशन है। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो हम कहेंगे 1 होती है। ऐसे कंडीशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इनटू साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, और क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर ली है, 1 कंसिडर कर लिया है। नाउ अब हमें देखना है कि हमें इस ट्रायंगल को देखिए ABD, अगर ABD ट्रायंगल को देखा जाए, ABD, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D। तो A के पास जो एंगल बन रहा है दिस इज R, B के पास जो एंगल बना हुआ है वो θ C, एंड B के पास एंगल θ C और D के पास 90 डिग्री।
ऐसे कंडीशन पे थीटा सी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये एंगल 90 है तो थीटा सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री एंगल, आर प्लस थीटा सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो थीटा सी इज इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे इट इक्वल्स टू 90 को इधर भेज दिया जाए 90 डिग्री माइनस आर, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले तो हम पाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इंटू साइन 90 डिग्री माइनस आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इसको हम आगे और भी देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर ले ताकि हमें इक्वेशन को लिखना हमारे लिए आसान हो जाए। नाउ अब हम ये भी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन हम जानते हैं, दिस विल इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो साइन 90 डिग्री माइनस आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कॉस आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इंटू कॉस आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। नाउ अब अगर हम दोनों इस इक्वेशन के दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर ले तो हम पाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का स्क्वायर, यहीं पे मैं स्क्वायरिंग कर ले रहा हूँ, इंटू कॉस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्लैडिंग का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, जो हमें कहाँ से मिला, कोर क्लैडिंग इंटरफेस से। इक्वेशन नंबर 1 हमें कहाँ से मिला है, एयर और कोर इंटरफेस से। ना अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें बाई एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर लिया जाए बच्चों तो हमें क्या मिलने वाला है, तो देखना हमें ये है कि इसको इससे ऐड कर ले तो कॉस म्यू स्क्वायर कोर साइन स्क्वायर आर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर आर, तो हम यहाँ से म्यू स्क्वायर ऑफ कोर इंटू साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर, हमने इसको और इसको ऐड किया, इसको ऐड कर ले, दिस विल इक्वल्स टू क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर आई प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग का स्क्वायर। और अब हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो हम पाएंगे क्या, म्यू स्क्वायर ऑफ कोर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर आई प्लस म्यू स्क्वायर ऑफ क्लैडिंग। एंड ऐसे कंडीशन पे साइन स्क्वायर ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दिस माइनस दिस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग का स्क्वायर। और अगर हम साइन स्क्वायर को हटाएं तो हमारे पास ये रिलेशन मिल गया। नाउ अब हमें पता चल गया है कि अगर हमें ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट को या सिग्नल को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, देन द रिलेशन विल फॉलो दिस इक्वेशन, दैट इज साइन वैल्यू ऑफ आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर विल इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर का स्क्वायर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग का स्क्वायर। ठीक है, अब इस रिलेशन से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को भेजते हैं। तो ये हमें मालूम चल गया बच्चों कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमने दो न्यूमेरिकल बेसिस पे दो हम एप्लीकेशन देखते हैं, एक फील्ड ऑफ विजन ऑफ स्विमर और फिश और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर। इसको छोड़ के, न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़ के दो और एप्लीकेशन है, दैट इज मिराग एंड लूमिंग, एंड दैट विल बी द थ्योरेटिकल, जिसको आप डिक्टेट कर सकते हो, खुद से स्टडी कर सकते हो। तो फिलहाल हमने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्या है इसको जान लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म को। ये हम लोगों ने अभी तक जो पोर्शन कंप्लीट किया है दैट विल बी रिलेटेड विद द क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म की स्टडी करेंगे बच्चों। थैंक यू।